प्रहार प्रहार, धप धप। उनके भारी कदम साफ और व्यवस्थित थे। साफ जाहिर था कि यह एक विशिष्ट सैन्य टुकड़ी थी। यहाँ तक कि मेयर के भवन का संकरा द्वार भी उनके गठन में बाधा नहीं डाल सका। दो सैनिकों के नेतृत्व में मूल चार तरफा गठन जल्दी से दो लंबे ड्रैगन में बदल गया और एक ही पंक्ति में मेयर के हवेली में प्रवेश किया। उनका काला कवच सूर्य के नीचे चमक रहा था। उनके हाव भाव गंभीर थे और उनकी भुजाओं की नसें उभरी हुई थी। वे एक अजेय सेना की तरह लग रहे थे। यह मेयर लियू का तुरुप का पत्ता था। 3000 लौह कवच सैनिक। हौंफना लौह कवच सेना को आते देख भीड़ अचंभित हो गई। उनके बारे में सुनने से बेहतर था उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखना। भीड़ ने पहले केवल आयरन आर्मर सोल्जर्स के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था। ऐसी लौह रक्तियुक्त आभा और महंगे कवच के साथ इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उन्हें कुलीन कहा जाता था। एक अफवाह थी कि 3000 लौह कवच सैनिक एक मार्शल कलाकार को मार सकते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि अफवाह सच थी और कुछ शंकाएं भी थीं। दो स्याही काले ड्रैगन ने जल्दी से भीड़ को घेर लिया और घेरे में खड़े लोगों को ठंडी निगाहों से घूरने लगे। हा, नौवें राजकुमार, क्या अब आप मुझे जाने दे सकते हैं? मेयर लियू पूरी तरह से निश्चिंत थे और बोलते समय पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। ये कहते हुए मेयर लियू ने असहनीय दर्द सहा और किन यी के पैरों से ऊपर चढ़ गए। वे हंसे और आयरन आर्मर सैनिकों की ओर चल पड़े। इस प्रक्रिया के दौरान किन यी बिल्कुल भी नहीं हिली। भीड़ खामोश रही और मेयर लियू को अनिच्छा से देखती रही। वे उन्हें यूं ही जाने देने को तैयार नहीं थे। हालांकि वे और क्या कर सकते थे। 3000 लौह कवच सैनिक आ चुके थे। बहुत देर हो चुकी थी। किसने कहा कि तुम जा सकते हो? इस समय मेयर लियू के पीछे से एक ठंडी और भावनाहीन आवाज सुनाई दी, जिससे उनका दिल धड़कने लगा। उसी समय उसके कंधे पर एक तेज ब्लेड रख दिया गया। नौवें राजकुमार, आपका इससे क्या मतलब है? मेयर लियू ने अपना सिर अकड़कर घुमाया और कड़वी मुस्कान दी। तुम मेरे लोगों को अपमानित करने के बाद जीना चाहते हो? इस समय किन यी की मुस्कान मेयर लियू की आंखों में शैतान की मुस्कान की तरह थी। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम सब मर जाओगे। सिटी गार्ड लियू के चेहरे की शांति एक बार फिर गायब हो गई और वह घबराकर चिल्लाया, भाई लियू, मैं युवानजियांग शहर का मेयर हूँ। मैं अनफॉलन राजवंश का 9वां राजकुमार हूँ। युवानजियांग शहर के लोग मेरे लोग हैं। जो कोई भी मेरे लोगों को अपमानित करेगा, मैं उसे मार डालूंगा ताकि लोगों को न्याय मिल सके। 3000 कुलीन लोग भी इस राजा की तलवार को नहीं रोक पाएंगे। सिटी गार्ड लियू मर गया है। सब लोग सामने के दृश्य को देखकर अचंभित हो गए। वे स्तब्ध थे। महामहिम नौवें राजकुमार, आपने सचमुच इस कुत्ते अधिकारी को मार डाला। सबकी आंखें चौंधिया गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किन यी सचमुच सिटी गार्ड लियू को मारने की हिम्मत करेगा। उनकी आंखों के सामने आयरन आर्मर आर्मी के कमांडर की हत्या। बदला लेने के लिए उसने अपने जीवन और मृत्यु की भी परवाह नहीं की। सब समझ गए कि किन यी को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। अगर वो सिटी गार्ड लियू को जाने भी दे तो भी उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन किन यी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सिटी गार्ड लियू को जान से मार डाला। वह उनका बहुत बड़ा उपकारक था। किन यी गर्व से खड़ा था। उसके सफेद कपड़े बर्फ से भी ज्यादा सफेद थे। उसके हाथ में खून से लथपथ एक चमकदार तलवार थी। वह एक अदम्य वीर जैसा था। आकाश से सूर्य की रोशनी उसके शरीर पर पड़ रही थी, मानो वह दिव्य प्रकाश में नहा रहा हो। वह उनका 9वां राजकुमार था, युवानजियांग शहर का महान दानदाता। ऐसा लगा जैसे कोई देवता अवतरित हुआ हो और उसने भ्रष्ट अधिकारी को मार डाला हो। 9वें राजकुमार की जय हो। सबकी आंखें जल रही थीं और वे जोर जोर से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। 9वें राजकुमार की जय हो। 9वें राजकुमार की जय हो। इस नारे को तुरंत ही अनगिनत लोगों की प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। यहाँ तक कि लियू यी और बया भी उसके साथ चिल्लाए। हजारों लोग एक साथ चिल्लाए। उनकी तेज आवाजों से आसमान हिल गया और बादल थम गए। भले ही यह नारा शिष्टाचार के अनुरूप न हो और कुछ हद तक विद्रोही भी हो, दीर्घायु की उपाधि केवल राजा ही धारण कर सकता था। हालांकि किन यी 9वें राजकुमार थे, फिर भी उन्हें ऐसी उपाधि नहीं मिल सकती थी। हालांकि युवानजियांग शहर के ये लोग चिल्लाने को तैयार थे। वे जोर जोर से चिल्लाए। वे पूरे दिल से चिल्लाए। वे धरती हिला देने वाले अंदाज में चिल्लाए। वे इतनी जोर से चिल्लाए कि सारा शहर जान गया। कई लोग इतने उत्साहित थे कि उनकी आंखें गर्म आंसुओं से भर गईं। लोहे से बने लोग इसलिए नहीं रोए क्योंकि उनका दिल नहीं टूटा था। वे लंबे समय से एक बुद्धिमान राजा की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें अंततः इंतजार करना पड़ा। इस समय 9वां राजकुमार वह राजा था जिसकी जगह कोई भी अपने दिल में नहीं ले सकता था। किन यी वह देवता था जिस पर वे विश्वास करते थे। मानो भीड़ के चिल्लाने का जवाब देने के लिए किन यी की आभा अचानक बढ़ गई। आकाश में हवा और बादल हिलने लगे और आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हो गई। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा एक अजगर की तरह थी जो शीघ्रता से एकत्रित हो गई। युवानजियांग शहर के दक्षिण में लियू हवेली, ये पूर्व प्रधानमंत्री लियू परिवार के पुराने मास्टर का भवन था। युवानजियांग शहर में चाहे कुछ भी हो जाए, इस जगह पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जब तक ओल्ड मास्टर लियू जीवित रहेंगे, लियू हवेली माउंट ताई की तरह स्थिर रहेगी। यहाँ तक कि वर्तमान अविनाशी राजा और प्रथम राजकुमार भी लोगों को ओल्ड मास्टर लियू से मिलने के लिए भेजते थे। इस समय मेयर के निवास की दिशा में अजीब घटना दूर से लियू हवेली के ऊपर आकाश तक फैल गई। यह एक आध्यात्मिक क्यूई तूफान है। यह एक आध्यात्मिक क्यूई तूफान है। बूढ़े मास्टर लियू आंगन में एक रतन की कुर्सी पर बैठे थे। दूर से यह अजीबोगरीब घटना देखकर वे चौंक गए। मेयर के भवन की दिशा। लियू परिवार के पुराने मास्टर अचानक खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक रोशनी चमक उठी। ये कैसे हो सकता है? मेयर के निवास के लिए ऐसी प्रतिभा का होना असंभव था। बूढ़े मालिक लियू अभी भी उलझन में थे। उन्हें अचानक याद आया कि नौकर ने खबर दी थी कि 9वां राजकुमार याई को मेयर के महल में ले गया है। क्या ये 9वां राजकुमार हो सकता है? बूढ़े मास्टर लियू ने धीरे से कहा। यह एक प्रश्न लग रहा था, लेकिन ओल्ड मास्टर लियू के पास पहले से ही इसका उत्तर था। जैसा कि प्राकृतिक सम्राट के चेहरे से उम्मीद की जाती है, जैसा कि उसके वंश से उम्मीद की जाती है, ये वास्तव में असाधारण है। बूढ़े मास्टर लियू ने अपनी चांदी जैसी दाढ़ी को सहलाया और धुंधली आंखों से दूर तक देखा। हालांकि यह अजीब घटना पूरे शहर में फैल गई है। जिन्हें देखना चाहिए था उन्होंने देख लिया है। जिन्हें नहीं देखना चाहिए था उन्होंने भी देख लिया है। यह आशीर्वाद और अभिशाप दोनों है। उद्धरण चिन्ह। काफी देर बाद बूढ़े मास्टर लियू को होश आया। उन्होंने सिर हिलाया और आह भरी। 9वां राजकुमार अभी भी बहुत कमजोर है। उसकी शक्ति, आधार और ताकत अभी तक नहीं बनी है। मुझे डर है कि वह प्रथम राजकुमार के लापरवाह तरीकों का विरोध नहीं कर सकता। लियू परिवार के बूढ़े व्यक्ति ने चिंता से अपना दिल भारी कर लिया। यदि यह बात प्रथम राजकुमार के कानों तक पहुंचती तो वह अवश्य क्रोधित हो जाता। किन यी की प्रतिभा इतनी अधिक थी कि प्रथम राजकुमार ने किन यी से छुटकारा पाने के लिए अपनी खाल उतार फेंकी। उस समय किन यी की वर्तमान शक्ति के साथ प्रथम राजकुमार का सामना करना, जिसके हाथों में शक्ति थी, किन यी कुछ भी करने में सक्षम नहीं होगा। किन यी बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाएगी और उसे बख्शा नहीं जाएगा। कौन जानता है, इस सड़े हुए बूढ़े आदमी को फिर से राजधानी जाना पड़ सकता है। 9वें राजकुमार के लिए, उसके वंश के लिए, अविचल राजवंश के लिए। अब समय आ गया है कि इस बूढ़े व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए। बूढ़े मास्टर लियू की आंखें दृढ़ और मजबूत थीं। वे किसी बूढ़े व्यक्ति जैसे नहीं लग रहे थे। इस समय एल्डर लियू अपने युवा दिनों में लौट गए प्रतीत हुए। एक कहावत थी जो अनफॉलन राजवंश में प्रचलित थी। जो लोग आध्यात्मिक ऊर्जा तूफान को ट्रिगर कर सकते हैं, वे निश्चित रूप से भविष्य में ग्रैंड मास्टर दायरे में कदम रख पाएंगे।
ग्रैंड मास्टर क्या होता है? एक मार्शल आर्टिस्ट जो अपनी राह पर चल पड़ा हो, ग्रैंड मास्टर होता है। उसकी हर गतिविधि स्वर्ग और पृथ्वी की लय से भरी हुई थी। अनफॉलन राजवंश में 3 ग्रैंड मास्टर थे। पहला था अनफॉलन राजवंश का युद्ध देवता जनरल मो। उसने 5 माउंटेन पास की रक्षा की और बर्बर राजवंश का दमन किया, जिससे उनके लिए 100 वर्षों तक अनफॉलन राजवंश पर आक्रमण करना मुश्किल हो गया। दूसरा था मार्शल आर्ट्स पवित्र भूमि का स्वामी, मार्शल पर्वत का स्वामी। उसने अपनी शक्ति से हजारों संप्रदायों का दमन किया। तीसरा था स्वतंत्र और उन्मुख भ्रमणशील साधक, स्वर्गीय तलवारबाज। हालांकि अनफॉलन राजवंश बड़ा था, फिर भी वे अपनी मर्जी से कुछ भी करने को स्वतंत्र थे। ये 3 लोग अनफॉलन राजवंश की चरम व्यक्तिगत लड़ाकू शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। उनमें से 1 लाख सैनिकों से लड़ सकता था। मार्शल आर्ट के मार्ग पर ग्रैंड मास्टर दायरे से नीचे के लोगों को हजारों सैनिकों और घोड़ों द्वारा घेरकर मार दिया जा सकता था। हालांकि जब कोई ग्रैंड मास्टर दायरे में पहुंचता है तो चाहे कितने भी हाउटियन सैनिक हो, वे ग्रैंड मास्टर दायरे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जो विलक्षण प्रतिभाएं आध्यात्मिक ऊर्जा का तूफान उत्पन्न कर सकती हैं, वे ग्रैंड मास्टर तो नहीं बन सकते, लेकिन सामान्य लोगों की तुलना में उनके ग्रैंड मास्टर बनने की संभावना 70% से 80% अधिक होती है। कम से कम केवल इन 3 लोगों ने ही आध्यात्मिक ऊर्जा का तूफान उत्पन्न किया था जब उन्होंने कोने दायरे में कदम रखा था। अब किंग ली ने सबके सामने एक आध्यात्मिक ऊर्जा का तूफान ला दिया था। यह साबित करने के लिए काफी था कि किंग ली एक अद्वितीय प्रतिभा थी, एक विलक्षण प्रतिभा जो ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में कदम रख सकती है। जहां तक स्वर्णिम धुंध की घटना का प्रश्न है, साहित्य में इसका उल्लेख बहुत कम किया गया है। इसलिए वहां उपस्थित या पूरे युवानजियांग शहर में बहुत कम लोग थे जो इसके पीछे का अर्थ समझ पाते। हालांकि समझदार लोग देख सकते थे कि किंग ली असाधारण थी। कोई बात नहीं, किंग ली पहले ही कॉर्नेट दायरे में कदम रख चुका था। प्रणाली की मदद के कारण उसे अपनी साधना को स्थिर करने के लिए समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और वह दृढ़तापूर्वक कॉर्नेट दायरे में खड़ा रहा। किंग ली के चेहरे पर खुशी की झलक दिखी, लेकिन उसने जल्दी से उसे छिपा लिया। अभी खुश होने का समय नहीं था। उसके सामने जो समस्या थी उसका समाधान अभी तक नहीं हुआ था। 3000 बख्तरबंद सैनिक। किंग ली के चेहरे पर गंभीरता थी। वह पहले ही कॉर्नेट क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। बाइया के साथ उनके पक्ष में 2 कॉर्नेट मार्शल कलाकार थे। हालांकि 3000 बख्तरबंद सैनिकों के खिलाफ उनकी जीत की संभावना अभी भी अधिक नहीं थी। आखिरकार किंग ली के पास अभी भी बहुत सारा सामान है। इसके अलावा किंग ली ने आराम करने की हिम्मत नहीं की। इसका कारण यह था कि 2 प्रमुख सैनिक सबसे महत्वपूर्ण थे। इन दोनों लोगों की आभा और इसका वर्णन करना कठिन था। यहां तक कि अगर वह कॉर्नेट क्षेत्र को तोड़ भी देता तो भी वह उनकी साधना के स्तर को नहीं देख पाता। फिर केवल एक ही संभावना है, ये दोनों जियानिटियन मार्शल कलाकार हैं और उनकी साधना किंग ली की तुलना में और भी अधिक गहन है। राज्य के 2 सहस्राब्दी मार्शल कलाकार। ऐसा लग रहा था जैसे भयंकर युद्ध अपरिहार्य था, लेकिन चूंकि बेनवाग ने एक कुत्ते अधिकारी का सिर काट दिया है, इसलिए बेनवाग युद्ध से नहीं डरता। क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। कुछ तो ठीक नहीं था। किंग ली दंग रह गया। क्या हो रहा था? क्या उस वीर सैनिक और क्रूर व्यक्ति ने वास्तव में 3000 सैनिकों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? ये 3000 लौह कवच सैनिक स्पष्ट रूप से मेयर लियू के निजी सैनिक थे और उन्हें उनके प्रति वफादार होना चाहिए। अब जब उन्होंने उसके सामने इतनी दृढ़ता से आत्मसमर्पण कर दिया था, किंग ली का दिल धड़क उठा। क्या ऐसा हो सकता है कि वे कोई साजिश रच रहे हो? स्वूश। बाइया अचानक किंग ली के सामने प्रकट हुई और किंग ली के सामने खड़ी हो गई। जाहिर है बाइया भी इसी बात को लेकर चिंतित थी। हालांकि किंग ली ने एक पल सोचा और बाइया के पीछे से निकल गया। वह सबके सामने गर्व से खड़ा हो गया। वह तो बहादुर सिपाही और क्रूर आदमी के सामने भी खड़ा हो गया। युवा मास्टर। बाइया ने अपना मुंह खोला और किंग ली को रोकने की कोशिश की। किंग ली ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और बाइया को संकेत दिया कि वह इसके बारे में चिंता न करे। वह देख सकता था कि वह बहादुर सैनिक और क्रूर व्यक्ति 3000 सैनिकों को अपने अधीन करने के लिए ईमानदार थे। यदि वे खतरे से डरते तो वे दूसरों से भी डरते। तब वे केवल उन लोगों को निराश करेंगे जो उसके अधीन होने के लिए आए थे। यद्यपि किंग ली को अपने ऊपर गर्व था, फिर भी वह स्वयं को ऐसा कायरतापूर्ण कार्य करने की अनुमति नहीं देगा। एक राजा के रूप में मुझे मजबूत होना होगा। बाइया के पास किंग ली के पीछे पीछे चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए उसने अपनी चौकसी बढ़ा दी। योद्धाओं कृपया उठो, किंग ली ने चेहरे पर मुस्कान के साथ 3000 लौह कवच सेना से कहा। धन्यवाद 9वें राजकुमार। 3000 सैनिक एक साथ चिल्लाए और व्यवस्थित ढंग से खड़े हो गए। जब वे घुटने टेककर खड़े हुए तो सैनिक गंभीर थे और उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया। किंग ली ने संतोष से सिर हिलाया। ऐसी सेना एक कुलीन डिवीजन होने के योग्य है। डिंग। पहली सेना को परास्त करने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम है 20 किलिंग पॉइंट्स। डिंग। सेना प्रणाली सक्रिय कर दी गई है। व्यवस्था की ठंडी यांत्रिक आवाज अचानक उसके दिमाग में गूंज उठी। किंग ली राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। सिस्टम का नोटिफिकेशन आ ही गया। ऐसा लग रहा था कि 3000 सैनिक उसके सामने समर्पण करने में सच्चे थे। सिस्टम का निर्णय गलत नहीं होना चाहिए। किंग ली ने 3000 सैनिकों का सामना करने का साहस किया। इसका कारण न केवल यह था कि उसे खुद पर भरोसा था, बल्कि इसलिए भी कि वह तैयार था। किंग ली के लिए 2 जन्मजात योद्धाओं के सामने खड़ा होना असंभव है।